अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सलाम, नमस्ते और जिए भुट्टो। दोस्तों, मैं आज दूसरी मर्तबा आप तमाम मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों से, मेरे पार्टी वर्कर्स, मेरे फेसबुक फॉलोअर्स और तमाम जहाँ जहाँ मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है और दोस्त मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से सलाम बोलता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पर मेरे मोहतरम प्यारे दोस्त, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ब्यूरो चीफ हैं सोशल मीडिया के, ये जो पूरा जिस तरह उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं और उनका शुक्रगुजार भी हूं। मोहतरम सरफराज आजिर साहब और वाइस प्रेसिडेंट सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और एडमिन हैं इस पूरे प्रोग्राम के सोशल मीडिया का जो चल रहा है, गुलाम कादर लगारी साहब, अब्दुल मुत्तलिब भट्टी साहब, नवाज राजपर साहब और राजा रजब जमाली साहब, जावेद आफरीदी साहब और महर फैसल, कादर अहमद सुमरो, जुल्फ़कार कात्यार और जाहिद जखरानी साहब और जैबी जंजुआ और मेरे बहुत प्यारे दोस्त खादम हुसैन कायम खानी जो बिलावल हाउस मीडिया सेल में होते हैं और जैनब बलोच साहिबा और बाकी तमाम जो सुनने वाले दोस्त हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते और जिए भुट्टो। दोस्तों, आज फिर हम बात कर रहे हैं शहादतों की दास्तान, भुट्टो खानदान। थोड़ी सी हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, इत्तेफाक ये हुआ कि 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि आपने बात करनी है, और जिस वक्त ये फ़ोन आया उस वक्त मैं मुल्तान से वापस आ रहा था और गढ़ी खुदा बख्श शहीदों के यादगार, शहीदों के कब्रिस्तान, शहीदों के वो याद जो हमेशा जब भी हम जाते हैं तो वही सारी यादें, यकीन करें आम तौर पर तो लोग कहते हैं, दुनिया के सारे मज़ाहिब भी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं, और यही हमारा मजहबी अकीदा भी है कि शहीद कभी मरता नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि इस वक्त जब हम पिछले दफ़ा हम गए तो इससे पहले हम जाते थे ख़ास दिनों पे। ख़ास दिन मीन्स कि बरसी है या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी तो वहाँ पर हम जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैं गया तो आम दिनों में गया तो वहाँ पर इस तरह की ज़्यादा लोग रश वश जैसे होता है आम तौर पर वो नहीं था। तो मैं 2-3 घंटे वहाँ 2 घंटे तकरीबन में बैठा, और वो जो सुकून वहाँ पर सन्नाटा था उसमें कुछ आवाज़ें थी जो मैंने महसूस की। ये मैं वो वाला मफरूज़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमारी फीलिंग है, जो मेरी फीलिंग थी। वो क्या थी? वो ये थी जो वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और उनके बेटे, फीलिंग हमारी ये थी कि इस दुनिया में 2 तबके हैं, 2 तबके हैं, 2 किस्म के ख्यालात हैं, 2 किस्म के सोच है, 2 किस्म के रास्ते हैं इस दुनिया में चलने के लिए। और वो 2 किस्म के रास्ते कौन से हैं? एक वो रास्ता है जो हक और सच का रास्ता है, और वो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बड़े मसले हैं उसके अंदर। क्योंकि जो नया रास्ता बनाते हैं, जो हक और सच का रास्ता बनाते हैं, जो नजरियाती लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलातें आती हैं। लेकिन जो नजरियाती होते हैं उनको उन हालात से, उन वक्त से और उन जाबरों से लड़ना आता है, क्योंकि उन्होंने हक और सच की फतह के लिए वो सहरा उनके सर पे होता है जो उन्होंने निभाना होता है। और दूसरा झूठ का रास्ता है, फरेब का रास्ता है, जबर का रास्ता है, आमराना रास्ता है। वो रास्ता आर्जी तौर पर तो हमें आसान लगता है, जो उस वक्त के अपने वक्त के जो जाबर थे उनको हो सकता है कि आर्जी मजा आता हो, लेकिन जो हक के रास्ते पे चले हैं, जो सच के रास्ते पे चले हैं, जो अवाम के रास्ते पे चले हैं, वहां पर मेले सजे हुए हैं। और जो जबर के रास्ते पे, जुल्म के और बर्बरियत के रास्ते पर चले, वहां पर कभी कभार आपने फोटो देखा होगा फैसल मस्जिद के साथ। मैं उसका वो बयान नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूं,
लेकिन ये वो हकीकत है। खैर, तो मैंने वहां पर जो देखा, जो मैंने महसूस किया, वो फील किया कि इस दुनिया में जिस तरह मैंने कहा कि दो रास्ते हैं, इसी तरह इस दुनिया में दो तबके हैं। एक वो तबका है जो हक के साथ खड़ा होता है, सच के साथ खड़ा होता है, लोगों के साथ, अवाम के साथ खड़ा होता है, किसी नतीजे की परवाह नहीं करते, किसी उनके साथ जो भी ज्यादतियां हों, उनके साथ जो भी इश्यूज हों, जो भी मामला, जो भी चैलेंजेस हो, उनका वो सामना करते हैं। और दूसरा वो तबका है जो हो सकता है कि वो जबर के साथ खुश ना हो, लेकिन खामोश रहते हैं और कहते हैं कि खामोशी जो होती है वो आधी रजामंदी होती है। तो वो जो खामोशी है वो हमें मार देती है। लेकिन जो मैंने कहा कि इस जहान में दो तबके हैं, जिस तरह दो रास्ते हैं, इस तरह दो तबके हैं, तो वो जो एक सच के साथ तबका चलता है, जो सच का साथी है, जो हक का साथी है, वो रोजे अव्वल से शुरू है और अभी तक चल रहा है। और दूसरा जो जबर के साथी हैं, वो भी उसी तरह चल रहा है। हक और बातल की जंग, अगर आप उसको मजहबी जाविये से देखें तो एक तरफ हुसैनियत यानी हुसैन के पैरोकार, और दूसरी तरफ यजीदियत यानी जबर के पैरोकार, जुल्म के पैरोकार। हिंदुइज्म में देखेंगे तो एक तरफ रावण यानी यजीदियत और दूसरी तरफ राम यानी हुसैनियत। तो ये हक और सच की, जालिम और बातिल की जंग रोजे अव्वल से शुरू है और चल रही है। अब हमने फैसला करना है कि हम सोसाइटी को, समाज को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारा अकीदा ये कहता है कि आपने हुसैनियत का साथ देना है। हुसैनियत कौन है? जो सच की बात करता है, जो हक की बात करता है और जो जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ता है, डट के खड़ा हो जाता है, नतीजे की परवाह नहीं करता। पूरी दुनिया को पता था, भुट्टो साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ये मुझे मार सकते हैं। और भुट्टो से कहा गया, भुट्टो साहब से, शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कहा गया कि आप जलावतन हो जाएं, हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि मैं इस धरती से पैदा हुआ हूं, अवाम के बीच में रहा हूं, अवाम में जीना और अवाम में मरना पसंद करूंगा। मैं अपनी धरती नहीं छोड़ सकता, अपनी अवाम को नहीं छोड़ सकता, अपना मुल्क नहीं छोड़ सकता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से भी कहा गया कि तुम्हें जान का खतरा है, बीबी तुम चली जाओ। उन्होंने कहा अगर मैं जीऊंगी, मैं भुट्टो की बेटी हूं, मैं जीऊंगी तो अवाम के साथ, और मैं इस धरती में दफन होना पसंद करूंगी, यहां से भाग नहीं सकती मैं। तो ये एक तसलसल कौन सा है? जो हुसैनियत के पैरोकार हैं। और ये हर मजहब में इस तरह के कैरेक्टर में मिलते हैं, चाहे वो यजीद और हुसैनियत का हो, चाहे राम और रावण का हो, या किसी और मजहब में कोई और नाम हो सकते हैं। लेकिन हक और सच की बात, बातल की और उसकी हक की जंग जो है वो रोजे अव्वल से शुरू थी और रोजे अव्वल आज तक चल रही है। आज एक दौर में इमाम थे जो जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ रहे थे, आज उनके पैरोकार हो सकते हैं जो उसी हक के, सच के रास्ते पर चलते हुए आज राम के पैरोकार हो सकते हैं, जो उसी हक और सच के रास्ते पर चलते हुए उसी जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया, एक सोच खास तौर पर पैदा करने की कोशिश की गई है। वो सोच कौन सी है? वो सोच है कि आपने जो आमिर है उनका वेलकम करना है। और मुझे याद है अच्छी तरह, हालांकि वो उस वक्त जब मुशर्रफ आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, जो कि सियासी तौर पे हमारे मुखालिफ थे और एक वक्त में बड़े सख्त मुखालिफ भी थे। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं ना, तो हम गैर जमहूरी अमल कोई भी करे, दुश्मन करे या दोस्त करे, हम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि आज जो जमहूरियत के दावेदार, आज एक बंदा खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैं जमहूरियत हूं,
उसने जब मुशर्रफ ने ये हमारा आइन, हमारा जो मुक़द्दस डॉक्यूमेंट, वो आइन जो अवाम और रियासत के बीच में एक मुआहदा होता है, उसको जब मुअत्तल कर दिया, हमारे सारे राइट्स मुअत्तल हो गए, तो उसको वेलकम किया था। और वो कहते हैं दावेदार होते हैं, लेकिन ये उनके दावेदार होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साबित तो अवाम ने करना है। ये 22 करोड़ लोगों ने साबित करना है कि कौन हक के लिए लड़ा और कौन जबर के लिए लड़ा। मैंने कुछ दिन पहले एक मजमून लिखा था, जब ये बार बार बात हो रही थी कि ये मोरूसी सियासत है, बाप आ गया, फिर बेटा आ गया, फिर पोता आ गया, तो मैंने वहां पर भी कहा था, लिखा था मजमून में, मैंने कहा था कि जब आप किसी पॉपुलर लीडर को, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, इतने बड़े पॉपुलर लीडर को आप साजिशों के तहत और रियासती इदारों को इस्तेमाल करके, जो कि आजकल प्रूफ हो गया है, खुद जजों ने वो किताब लिखे हैं और दुनिया पूरी जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि जिस तरह आपने उनको गैर कानूनी तौर पर और जिस तरह जबर के साथ जिस तरह आपने उनको इदारों के थ्रू शहीद करवाया, पूरी दुनिया जानती है। तो वो इतना उनको इस तरह के पॉपुलर लीडर को शहीद करने के बाद भी आप ये तवक्का रखते हो कि उनकी फैमिली का बंदा आगे नहीं आएगा? उसके बाद ये सिलसिला खत्म नहीं होता। उनकी पूरी फैमिली, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आप उनको बीच सड़क, जो अवाम की पॉपुलर, हमारी शहीद रानी, और फिर भी आप ये तवक्का करते हो, फिर ये सोचते हो कि उनकी फैमिली से बंदा ना आए। तो मैंने अपने मजमून में लिखा कि जिस तरह आपने लोगों के साथ जबर किया, हमारे सियासी कायदीन के साथ जबर किया, जुल्म किया और बीच राह सड़कों पे जिस तरह शहीद उनको किया, तो इस वक्त भुट्टो नाम जो है वो सिर्फ नारा नहीं है, मैं कहता हूं कि हमारा अकीदा बन चुका है। शहीद भुट्टो हमारे रगों में, हमारे दिलों में रहता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यार घर से भुट्टो निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता। क्यों नहीं मुशर्रफ निकलता? कोई नारा सुना है कि यार घर से मुशर्रफ निकलेगा, घर से ज़ियाउल हक निकलेगा, घर से अयूब खान निकलेगा? क्योंकि वो जबर था, लोग चुप थे, डर के मारे चुप होंगे, लेकिन खुश नहीं थे। भुट्टो साहब के नाम पर लोग खुश होते हैं, लोग बेनजीर के नाम पर खुश होते हैं, लोग सियासी जो क़यादत होती है उसके नाम पर, क्योंकि वो अवाम की मुंतखब होती है और जो अवाम की बात करने के लिए करते हैं और जो अवाम के लिए किसी हद तक हर सजा भुगतने के लिए तैयार होते हैं, वही फिर दिलों में जिंदा रहते हैं ना। हर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो ये एक सिलसिला है और ये सिलसिला हक और झूठ का, हक का, सच का, जालिम और जबर के खिलाफ जो जंग है, जो रोज़े अव्वल से शुरू हुई, मैंने कहा वो आज भी जारी है और मरते दम तक जारी रहेगी। क्योंकि ये मेरा मुल्क पाकिस्तान, ये एक ऐसा गुलदस्ता है, मैं ये कहता हूँ, मिसाल देता हूँ, इतना खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के रंग हैं। और ये जो मखसूस सोच है, ये इस गुलदस्ते को एक रंग का गुलदस्ता बनाना चाहती है, जो कि कभी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन हम जो सियासी लोग हैं, वो जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरी सोच रखते हैं, हमने मिलकर अपने मुल्क की दिफा के लिए, इस हमारी कौम की, 22 करोड़ कौम की बका की जंग सिर्फ हम लड़ सकते हैं। ये नहीं लड़ सकते ये जो इदारों के पीछे छुपते हैं, ये जो विभाग के पीछे छुपते हैं, ये जो मुख्तलिफ बहाने करके लोगों के पीछे छुपते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो हर दौर में अपना रंग चेंज करते रहते हैं, अपने नजरियात चेंज करते रहते हैं। ये नजरिया नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो हर प्रोसेस से चली है। MRD दौर हो, ARD दौर हो, जेलें हो, कोड़े हो, फांसियां हो, क़यादत से लेकर कारकुन तक एक प्रोसेस से चलकर जो पार्टी आती है, वही पार्टी अवाम की जंग लड़ सकती है, वही पार्टी अवाम की पार्टी होती है। मैं सोच रहा था, मेरा ये ख्याल था कि मैं आज सियासी बात नहीं करूंगा, सिर्फ नजरियाती और उस पर बात करूंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया और इधर उधर बयान देख रहा था। मुझे हैरत होती है
کہ جب کوئی ملک کا وزیر اعظم، پوری دنیا پچھلے 2 دن آپ نے دیکھا یہاں کلچر کے دن منا رہے ہیں، اور یہاں پر ہر صوبے کے اندر، پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، 4 صوبوں کے اندر، کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر، اور پاکستان سے باہر بھی کینیڈا، امریکہ، پتہ نہیں دنیا بھر سے میسج آ رہے ہیں کہ آپ سندھ دھرتی کے قومی تہوار، سندھ کی ثقافت، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میری یہ دلی خواہش ہے، کیونکہ میں سندھ کا شہری ہوں، پاکستان کا شہری ہوں اور دنیا کا شہری ہوں، میں پوری دنیا کو اون کرتا ہوں، اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ جس طرح سندھ کے لوگ اور سندھی چینل، مختلف چینل اور سب مل کر جس طرح سندھ کی ثقافت کا دن مناتے ہیں، اس طرح پنجاب کا کلچر، ثقافت میرا کلچر ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں۔ بلوچستان کا کلچر میرا کلچر ہے، خیبر پختونخوا کا کلچر میرا کلچر ہے، کشمیر کا کلچر میرا کلچر ہے، گلگت بلتستان میں جتنی بھی قومیں رہتی ہوں وہ ساری میرا کلچر ہے، اور دنیا بھر میں جتنا بھی کلچر ہے، کیونکہ ہم کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہزاروں سالوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم مونجو دڑو اور مہر گڑھ ٹیکسلا اس کی ثقافت اور اس کی تہذیب کے ساتھ جوڑتے ہیں، سویلائزیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس لیے ہم پوری دنیا کی جتنی بھی سویلائزیشنس ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی اسی وقت، اسی ٹائم پر ہم پوری دنیا کے شہری بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں پوری دنیا کے کلچر کو اون کرتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ جب میرے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ، تمام میرے پارٹی کے قائدین اور پنجاب کے دوست، کے پی کے دوست، بلوچستان کے دوست، پاکستان بھر کے دوست، امریکہ، کینیڈا اور باقی دنیا کے دوست کل ہمیں مبارکباد دے رہے تھے، تو میرے ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا، اس کو کلچر تو یاد نہیں تھا، اس کو صرف ایک ہی چیز یاد تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کسی گھر میں اگر ایک بندہ نشائی ہو تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن یہ یوتھی لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور ان کو چڑ لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں کہاں سے بات کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہم تو 2-2.5 سال پہلے سمجھ گئے تھے جو آج عمران خان نے کہا ہے 2.5 سال کے بعد، کہ جب ایک نشائی ہوتا ہے تو پوری فیملی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، جن نے بھی آپ کو سلیکٹ کیا ہے، ان سلیکٹرز نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا، ہمیں اندازہ اس وقت ہو گیا تھا جب آپ دنیا کے ایک کونے کے ملک کو دوسرے کونے کے ساتھ ملا رہے تھے۔ ہمیں اندازہ تو اس وقت ہو گیا تھا جب آپ رات کو درختوں سے آکسیجن نکال رہے تھے۔ ہمیں تو اندازہ اس وقت ہو گیا تھا جب آپ شب رات کے دوسرے دن آپ لوگوں کو مبارکباد دے رہے تھے اور اپیل کر رہے تھے کہ آج شب رات ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنے دعاؤں میں ملک کو یاد رکھیں، لوگوں کو یاد رکھیں۔ تو پھر کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو کل تھی، گزر گئی، آپ دیر سے اٹھیں تو ہم کیا کریں، پھر فوری طور پہ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ہمیں اندازہ تو اس وقت ہو گیا تھا جب آپ نے اس میرے ملک میں 4 کی جگہ 12 موسمیں کر دی تھیں۔ ہمیں اندازہ تو اس وقت بھی ہو گیا تھا جب آپ کو حوریں دکھ رہی تھیں، لیکن وہ یقین میں تب تبدیل ہوا جب آپ نے کہا کہ یہاں پر تو چرس اور افیم کی فیکٹریاں لگیں گی، یہاں پر تو بھنگ اور تمباکو کی فیکٹریاں لگیں گی، یہاں تو جو ہے وہ خیر۔ لیکن اچھا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئی، یہ اچھا ہوا کہ 2.5 سال آپ کو ملے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس ایسی ٹیم ہے کہ جائیں گے، ہائی جیک کریں گے، اس کے بعد 100 دن کے اندر تبدیلی آئے گی۔ 100 دن کے اندر اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر تبدیلی نہیں آ سکتی، آپ نے کہا تھا۔ پہلے آپ نے 9 دن کا کہا تھا، پھر 100 دن پر آ گئے، اور پھر آپ کے ایک وفاقی وزیر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دن اور سالوں کی، مہینوں کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے
वज़ीर आज़म बनना है, चार्ज लेना है, अगले दिन फाइलें मंगवानी है और 200 अरब जो बाहर पड़े हैं उसमें से 100 वो बुलाएंगे, सब फाइलें मंगवाएंगे। 100 अरब IMF वर्ल्ड बैंक जो कर्जा है उनके मुंह पे दे मारेंगे बाहर मुल्क के, और 1 अरब पाकिस्तानियों पे खर्च होने थे। लेकिन वो भी हमने देख लिया कि हुआ कुछ नहीं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि किस ढिठाई से उनकी पूरी काबीना, उनके साथ जो लोग हैं, ये मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जमहूरी लोग हूं, हम जमहूरी लोग हैं, हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। हम हवा में इस तरह की बात नहीं कर सकते। हम वो बात कर सकते हैं जो हम पूरा कर सकें कल। हम ऐसा कोई गलत बात या गलत वायदा नहीं कर सकते जो हम कल पूरा ना कर सकें। लेकिन ये जिस तरह इन्होंने वादे किए, जिस तरह ये डिटाई से झूठ बोलते हैं। एक वफाकी वजीर ने आकर कहा, और वो भी हामिद मीर के प्रोग्राम में, उसने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर इतनी नौकरी आएंगी कि पाकिस्तान के लोग, जो नौजवान यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ सर्विस के लिए आएंगे, और अगर ना आए तो मेरी टिक्का बेटी एक कर देना। और इस तरह के बहुत सारे और वजीर आए जिन्होंने टमाटर फलाना ये वो प्राइस और सारी बातें। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे लिए शॉकिंग थी, क्योंकि हम इस तरह की बातें कर नहीं सकते, हम डिटाई के साथ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अवामी लोग हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, और वो बात करेंगे जो हकीकत पर मुबनी हो। 122 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, मेरे मुल्क को, आपके मुल्क को, 22 करोड़ लोगों के मुल्क को 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और वो जो प्रोग्राम चला शाहजेब खानजादे का, वो बार बार चला, 3-4 दफा चला, फिर भी इस डिटाई से उनकी टीम, कप्तान की टीम, जो कह रहे थे कि वो ऐसी टीम है जो आएगी और मिसाली हो जाएगी, दुनिया हमसे मिसाल लेगी। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो डिटाई से झूठ बोल रहे थे, उनके पास कोई उनका जवाब नहीं था। इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, और आप जब सिंध में आते हैं, शुक्र है कि 3 सूबों में आपकी हुकूमत है या बनाई गई जिस तरह भी है, लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो अगर आप सियासी इख्तलाफ रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रखें, लेकिन सिंध में जो लोग रहते हैं लाखों करोड़ों, उनके साथ आपके जिस तरह का रवैया है तासुबाना, ये एक वजीर आजम को सूट नहीं करता। आप कराची आते हैं और फिर उस वक्त पूरा सिंध फ्लड के उसमें लपेट में आया होता है। हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी पूरी काबीना, हमारे CM साहब मीरपुर खास में जाकर कैंप ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, और आप कराची से वापस घूम कर चले जाते हैं। सिंध के साथ आपकी हमदर्दी हमें कहीं नजर नहीं आई। तो ये वो हकीकत है जो साबित करता है कि आप अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर, अपनी अन्ना के खातिर आप रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस तरह के रवैये और जिस तरह की सोच लेकर आप चल रहे हैं, और जिस तरह की आपकी टीम है आपके आसपास, आप तो दावा करके आए थे कि हमने तो एहतसाब करना है और बराबर की बुनियाद पे करना है, लेकिन वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया तमाशा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आपकी जो नेब की पूरी कार्रवाई है वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और आप तो अपोजिशन पार्टी के जो अपोजिशन लीडरान है उनके खिलाफ आप वो टारगेटेड एहतसाब कर रहे हो, जिस तरह उनको गिरफ्तार कर रहे हो, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी आपको वो ना हमारी बाजी अलीमा बाजी का केस नजर आता है, जो सिलाई मशीन चलाकर अरबपति हो गई, और ना आपके स्पेशल असिस्टेंट का वो केस नजर आता है जो कहता है कि हाँ मेरे अमेरिका में अरबों रुपए के असासे हैं, लेकिन वो कहता है कि अच्छा हैं तो कोई बात नहीं, चलो। वो रिजाइन करता है, आप उनसे बड़ी प्यार से, अदब से, एहतराम से झुक के वापस करा देते हैं। और फिर आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूं, और जो वो
डिक्टेटर, वो आमिर जो मेरे मुल्क के आइन को मुअत्तल करके इमरजेंसी नाफिज करता है, और आप जमहूरियत की बात करते हैं। लेकिन जब उसकी कोर्ट में जब केस चलता है और जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, इससे पहले जब भुट्टो साहब को पूरी दुनिया जानती है कि भुट्टो साहब को नाहक जुडिशरी के थ्रू कत्ल किया गया, शहीद किया गया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया था कि हम कोर्टों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सरे राह जिस तरह हमारी शहीद रानी को हमसे छीना गया, उस वक्त ही हमने इस तरह की बात नहीं की। लेकिन जब आप अपोजिशन में थे तो आप टैक्स ना देने की बात करते थे, आप सिविल नाफरमानी की बात करते थे, आप बिल फाड़ने की बात करते थे कि बिजली की बिल, मैं अपने आप का अपना बिल फाड़ रहा हूं घर का और आप भी बिल ना दें, यह सिविल नाफरमानी होती है। लेकिन आप नहीं समझोगे, इसलिए नहीं समझोगे कि आपका अवाम के साथ, जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक डिक्टेटर का कोर्ट फैसला करती है और आपके पास अपील का इख्तियार भी है, लेकिन उसके बावजूद आप अपील में नहीं जाते हो। आप वफाकी वुज़रा, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है। नोट करना मेरे दोस्तों, खास तौर पे जो मेरे नौजवान हैं, याद करना ये चीजें। तारीख, वो कौम जिंदा रहती है जो तारीख से सीखती है, हिस्ट्री से सीखती है। जिस मुल्क के आइन को जिस बंदे ने मुअत्तल किया, और आइन का आर्टिकल 6 कहता है उनको सजा की बात, और जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तो मेरे मुल्क का कानून का वफाकी वजीर, लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि ये जो जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस, जब हम जस्टिस की, मैं वकील हूं, जब जस्टिस का नाम लेते हैं उससे पहले ऑनरेबल लिखते हैं, ऑनरेबल जस्टिस। लेकिन वो वफाकी वजीर कहता है कि ये जज जो है इसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं है, ये जज पागल है, ये रियासती इदारों को तबाह कर रहे हैं, रियासती इदारों के पीछे छुपते हैं, ये वबा के पीछे छुपते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी अना को बचाने के लिए मेरी रियासत को तबाह कर रहे हैं, मेरी रियासत के इदारों को तबाह कर रहे हैं। इसके लिए आप और हम सब ने मिलकर जंग लड़नी है। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन सोशल मीडिया की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए। और मैं जाती तौर पे आप तमाम दोस्तों को, उनको भी जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, उनसे भी मैं कह रहा हूं कि ये वक्त है, अगर हम सच्चे पाकिस्तानी हैं और हम हक और सच की बात करते हैं। मैंने कहा कि जब मैं गढ़ी खुदाबख्श गया तो वहां बैठकर मैंने वो महसूस किया, क्या महसूस किया कि जो हक के लिए लड़ते हैं, जो सच के लिए लड़ते हैं, वो अमर हो जाते हैं। हिंदी में, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं अमर, आप शहीद कह लें, लेकिन वो शहीद, वो अमर जो हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में भी जिंदा रहते हैं और रूहानी तौर पर भी वो जिंदा रहते हैं। लेकिन जो झूठ और मक्कार और फ्रेब और आमरियत के साथ चलते हैं, उनका नाम निशान नहीं रहता, उनको कोई याद भी नहीं करता। इसलिए आए, हमारे मुल्क के साथ, इस धरती के साथ हमने खड़ा होना है। नाम को छोड़ दें, आप सिर्फ हमें फैसला ये करना है कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस धरती की जो सोच थी, प्रोग्रेसिव सोच, सूफी सोच, उसके साथ कौन खड़ा है, कौन इस धरती के लिए लड़ रहा है, कौन है जो इस धरती का दुश्मन है। ये मामला सारा, हम किसी की जंग अपने घर पे लड़ रहे हैं। मीन्स कि हम अमेरिका के साथ चलें, हम किसी और मुल्क के साथ चलें, लेकिन हमने अपना घर देखना है। हम अपना घर तबाह करके, वो कबीर का एक बड़ा मजेदार एक सलोक है कि बुरा ढूंढन मैं चली, बुरा मिला न कोई, जो देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा न कोई। हम किसी और को बुरा कहते हैं,
जिस तरह आज की गवर्नमेंट कहती है, लेकिन ये अपने आप को अपने गिरेबान में देखें तो इनके सारे अमल, जब ये अपोजिशन में थे वहां से लेकर आज तक, सारे इनके अमल जो हैं वो गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी हैं। ये कौन सा कानून दुनिया में कहता है? हम भी थोड़ा बहुत कानून के शागिर्द हैं। मुझे बताएं कि जो मामलात सिंध के हों, जुरिस्डिक्शन सिंध में आती हो, तो क्या यहाँ की अदलिया को, यहाँ के एहतसाबी इदारों पर आपको भरोसा नहीं है? आप जाकर पिंडी में केस चलाते हैं। तो ये सारे जो इलीगल आप काम कर रहे हैं, असेंबली मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, नेशनल असेंबली और सेनेट मौजूद है, लेकिन आप ऑर्डिनेंस पे काम चलाते हैं। सिंध गवर्नमेंट जो कहती है कि हम अपने इख्तियारात और अपने वसाइल आपके हवाले नहीं कर सकते, लेकिन आप इलीगली, गैर कानूनी, गैर आईनी अमल करते हो। ये सिलसिला सिर्फ आप और हमारी बात नहीं है, ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। आप रियासत को तबाह कर रहे हैं, आप रियासती इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं और इसका नुकसान रियासत को होना है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट में आ गए हैं या लाए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई अमल ना करें जिसकी वजह से मेरे मुल्क को या मेरी रियासत को कोई नुकसान पहुंचे, खुदा न खास्ता। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का नारा हमने उस वक्त लगाया था जब शहीद मोहतरमा की डेड बॉडी हमारे हाथों में थी, और हमारे कायद ने कहा था जब ये नारा लगा था, क्योंकि पिंडी से डेड बॉडी आई थी, और नारा लगा था कि पाकिस्तान ना खपे, तो मेरे कायद ने कहा था नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम तो शहीदों की दास्तान है पूरी, कारकुन से लेकर क़यादत तक, लेकिन हम अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, या डेड बॉडीज हमारे कायदीन की, हमारे प्यारों की हमारे हाथों में हो, हम ऐसा कोई नारा नहीं लगा सकते जो हमारी रियासत को नुकसान पहुंचाए। और फिर मेरे कायद ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान खपे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, हमने रियासत को मजबूत बनाना है। इसलिए मैं रियासत के उन इदारों से भी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुद हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सारे इदारे मेरे कहने पे चलते हैं और सारे इदारों को अब मैं खुद से ज़ाती तौर पे मॉनिटर करूंगा। भाई आप सारे इदारों को नहीं कर सकते, कुछ इदारे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो खुद कहता है कि नहीं मैंने करना है। तो उन इदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर रियासत के साथ वफादार हैं, 22 करोड़ लोगों के साथ वफादार हैं, और इस रियासत का आप भला चाहते हैं, उनके हक में आप आगे जाना चाहते हैं, तो ऐसे फैसले करें और ऐसे डिसीजन लें और ऐसे लोगों को का साथ दें जो कम से कम इस मुल्क के साथ सच्चे हों, इस कौम के साथ सच्चे हों, चाहे वो किसी को वोट किसी इलाके से कम मिलें, किसी इलाके से ज़्यादा मिलें, लेकिन जब वो किसी खास पोजीशन पे हों तो पूरी रियासत के तमाम इलाकों को, चारों सूबों को, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम जो एरियाज़ हैं, तमाम जो कौमें हैं, तमाम जो ज़बानें हैं, सबको एक ही नज़र से देखता हो, इस तरह के लोगों की आप साथ दें, ताकि मेरा मुल्क और मेरी कौम आगे बढ़ सके और दुनिया के साथ कंधे में कंधा मिला के देख सकें। साहिर लुधियानवी का आखिरी शेर, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पहुँचकर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, रंग और नस्ल, ज़ात और मज़हब जो भी है आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, नफ़रतों के इस जहां में हमें प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो।